देश का मूड क्या है? देश का मूड ये कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को तोड़ क्यों नहीं रहे। मान लीजिए ये लेयर्स बनाए जा रहे हैं, कटीली तारें लगाई जा रही हैं, तो किसानों को उठा उठा कर उस पर बैठा थोड़ी रहे हैं। उनके पास पत्रकारों की फ़ौज है, उनके पास वकीलों की फ़ौज है। ये जो कांग्रेस प्लस वामपंथ का गठजोड़ है, इनके पास फिल्म इंडस्ट्री से लेकर और वकीलों से लेकर और पत्रकारों से लेकर और शिक्षाविदों से लेकर हर जगह पर अवार्ड वापस करने वालों तक हर तरफ इनके लोग हैं। राकेश टिकैत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वो हैं जो हर आदमी को सामने करके खुद पीछे हो लेते हैं, और जब वो आदमी पीछे पलटता है मुसीबत आने पर तो देखता है कि अरे कोई है ही नहीं। मैंने अभी अपने वीडियो में ये बताया कि ये गाना बजाने पर उनको दिक्कत ये हुई क्योंकि उस गाने की लाइन है ना कि संदेश से आते हैं घर कब आओगे। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ सुशांत सिन्हा जी जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, पत्रकारिता में एक जाना माना नाम, जिनको किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है वो। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, किसान आंदोलन में इन्होंने सबसे बात करी, किसानों से भी बात करी, किसान नेताओं से भी बात करी, और यहाँ तक कि इन्होंने फ़ायदा और नुकसान भी बताया कृषि कानून के बारे में। आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और ये भी हम लोग इनसे पूछेंगे कि सर अब आपको यहाँ से क्या लगता है कि सरकार इतना जो ढिलाई कर रही है या फिर जो सरकार का ये रवैया है ये कहाँ तक ठीक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है सर, आप सबका इंटरव्यू लेते थे लेकिन आज हम लोग आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, कैसा लग रहा है सर? देखिए, पत्रकार को इंटरव्यू देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि इस देश में हालात ऐसे बन गए हैं कि पत्रकारों को भी इंटरव्यू दे दे कर एक दूसरा पक्ष भी ये बताना पड़ रहा है। ये बड़े विडंबना की बात है। पत्रकार सवाल पूछता काम हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि हो ये गया है कि सवाल पूछने वाले ढंग का सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछते हैं जो कि वो चाहते हैं कि सामने वाला बोले, और उसको जब वो जवाब दे देता है तो उसको ये भी नहीं बताते कि इसका दूसरा पक्ष ये है या तुमको गलत बताया गया है, कानून में ये लिखा है। तो मजबूरन अब पत्रकारों को इंटरव्यूज़ देकर लोगों को अवेयर करना पड़ रहा है। ये इशारा किसके तरफ था सर? थोड़ा बहुत मैं जानना इशारा आप देखेंगे बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया। तो वैसे तो मैंने कई वीडियोस भी डाले हैं जो दर्शक मेरे चैनल पर जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि असली गोदी मीडिया कौन था इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के ज़माने से लेकर अभी तक में। और लेकिन अभी जो मीडिया है मैं उसको पिद्दी मीडिया कहता हूँ। पिद्दी मीडिया इसलिए कहता हूँ क्योंकि राहुल गांधी के कुत्ते का नाम पिद्दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पत्रकार जो हैं वो उसी भूमिका में काम कर रहे हैं। मेरी बात कईयों को बुरी लग सकती है, पर मैं क्या करूं, जब आप दूसरे को डिफेम करते हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए, तो सामने वाले को मजबूरन आपके स्तर पर जब बातें लोगों को समझ में आती हैं तो आपके स्तर पर जाकर समझाना पड़ता है कि आप उनके चरणों में उसी कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं, और आप उसी तरीके से दुम हिलाते हैं जैसा वो चाहते हैं, और आप उसी पर भौंकते हैं जिस पर वो बोलते हैं कि टॉमी शू। तो इसीलिए मैंने उनका नाम पिद्दी मीडिया रखा है। तो वो जो पिद्दी मीडिया कर रही है कि किसान को ये नहीं बताना कि भाई मैंने ही कुछ साल पहले ये कहा था अपनी रिपोर्ट में कि मंडी में किसान जो है वो गुलाम हो जाता है, या ये नहीं बताना कि कृषि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि एमएसपी ख़त्म हो रही है या मंडियां ख़त्म हो रही हैं, या ये नहीं बताना कि एमएसपी पर अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकारों से कहता हो कि आपको एमएसपी पे ख़रीद करनी ही होगी। ये कानूनी बंधन नहीं है सरकार के ऊपर, ये पॉलिटिकल बंधन ज़्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि किसान से ख़रीदना है। फिर भी इस देश में इतने सालों से एमएसपी पे ख़रीद हो रही है, और ख़रीद क्या होती है, 6% लोगों को एमएसपी मिलती है, 94% वैसे ही है। मैंने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि क्या हालत है कि लोग जो है ये पंजाब से लोग आकर उत्तर प्रदेश में किसान को ये बोल के कि तुम्हारी फसल कौन खरीदेगा, बेकार हो जाएगी, ले जाकर वहाँ एमएसपी पर बेच देते हैं और पैसा कमाते हैं, और वो बेचारा जो है वो मरता रहता है। ये सब बातें नहीं बताएंगे और कहते हैं कि हम पत्रकार हैं, हम असली पत्रकार हैं। असली पत्रकार का काम ये नहीं होता कि सामने वाला बस रो रहा है तो उसके आंसू दिखाओ, उसके आंसू भी पोंछो और उसको सच भी बताओ कि रो क्यों रहे हो, पहले समझो तो कि रोने की वजह है भी या नहीं है। ठीक है सर, अब इस किसान आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया जब से राकेश टिकैत ने आंसू बहाया और वो जब रोने लगे, इमोशनल हो गए, तो एक नया मोड़ आया सर। एक कहते हैं ना कि पूरी की पूरी फिल्म जो है पूरी की पूरी बदल गई। क्या लगता है, ये कारण था, रोना कारण था, या फिर कुछ और पॉलिटिकल प्रेशर का कारण? नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कोई मोड़ इस लिहाज से आया है कि आंदोलन किसी अलग दिशा में गया है। आंदोलन पहले भी पॉलिटिकल था, पहले बस ये था कि वो पर्दे के पीछे से था। आज की डेट में मोड़ इस लिहाज से है कि वो लोग खुलकर सामने आ गए जो पर्दे के पीछे से इनको चला रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का समर्थन देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी का वहाँ पानी लेकर जाना हो। भाई अरविंद केजरीवाल को 26 तारीख को हर देशभक्त को ये लगा कि
मतलब लाल किले पर ये कैसे हो सकता है, मेरी आत्मा छलनी हो गई। ये हर आदमी को लग रहा था। और अरविंद केजरीवाल से एक ट्वीट नहीं हुआ, एक बयान नहीं दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री है ना, पंजाब के होते, हरियाणा के होते तो मैं सोचता कि चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि मेरे स्टेट के बाहर का मामला है। मसला स्टेट का नहीं था, देश का था। प्रधानमंत्री ने भी आके मन की बात में बात कह दी, और प्रधानमंत्री का उस वक्त न कहना वो ठीक भी था, क्योंकि उससे शायद और फ्लेयर अप होती चीज़ें। लेकिन मुख्यमंत्री तो कह सकते थे, बात रख सकते थे, समझा सकते थे, वो नहीं किया उन्होंने। वो आए जब राकेश टिकैत के आंसू निकले और उनको लगा कि अरे उत्तर प्रदेश में हमको चुनाव लड़ना है और ये टिकैत साहब काम आ सकते हैं। 9,000 वोट खुद पाने वाला आपको कितना वोट दिलाएगा। लेकिन ठीक है, कीजिए। अब आज मैंने देखा कि संजय राउत गए हैं राकेश टिकैत से मिलने, सुखबीर बादल गए थे मिलने के लिए, सब मिलिए। तो फ़र्क सिर्फ इतना आया कि ये सब पहले से चल रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे था और सिंघू बॉर्डर पर ज़्यादा था। अब वो शिफ्ट हो गया है गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और राकेश टिकैत को ये लोग हीरो बना रहे हैं। राकेश टिकैत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग वो हैं जो हर आदमी को सामने करके खुद पीछे हो लेते हैं, और जब वो आदमी पीछे पलटता है मुसीबत आने पर तो देखता है कि अरे कोई है ही नहीं। तो ये इनकी जो वामपंथी होते हैं और जो इस तरीके की पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोग होते हैं, उनका इतिहास ये है। राकेश टिकैत ये सोच रहे हैं कि वो शायद सरकार को जो है वो किसी तरीके से मजबूर कर देंगे कि हम पे से केस वापस ले लो, तब हम तुमसे बात करेंगे। सरकार मुझे नहीं लगता कि झुकने जा रही है। ठीक है सर, एक बार फिर हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है मोदी वर्सेस ऑल, ये सिनेरियो वापस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या लगता है सर, इस बार कौन जीतेगा? मोदी वर्सेस ऑल का कौन होगा यहाँ पे? देखिए, मोदी वर्सेस ऑल तो 6 साल से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बेसिकली ये बन लास्ट में ये जाता है कि कुछ चुनिंदा लोग वर्सेस रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्योंकि नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं ना, मैं नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक और नागरिक मानता हूँ इस देश का, जिनको ये कहा गया है कि ठीक है आप लीड कीजिए, आपको एक मैंडेट दिया गया है। नरेंद्र मोदी इम्पॉर्टेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ज़रूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी के पहले भी देश था और नरेंद्र मोदी के बाद भी रहेगा। और किसी भी राष्ट्रभक्त को, देश के बारे में सोचने वाले को ये बात समझ में आनी चाहिए कि आप जब नरेंद्र मोदी के विरोध में अंधे हो जाते हैं तो आप नरेंद्र मोदी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म होगा, नरेंद्र मोदी 5 साल 10 साल बाद छोड़ देंगे पॉलिटिक्स। लेकिन आप उस वक्त सोचिए कि ये सब कर कर के, मेरे पास वीडियोस हैं, आज मैं दिखाऊंगा भी, कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी ऐसी बात बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को लेकर, और वो हमने सीए में देखा और वो हमने किसान आंदोलन में देखा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, नरेंद्र मोदी कुछ दिन बाद भले नहीं हो पद पर, कोई और हो सकता है आ जाए, लेकिन वो जो बच्चे आप तैयार कर रहे हैं अपने एजेंडे के लिए, वो तो इस देश का भविष्य है ना। आप उनको इतना जहरीला बना रहे हैं। आज तो आप कर दे रहे हैं, लेकिन वो जो जहर का इंजेक्शन दे दिया वो निकालिएगा कैसे? वो तो आप नहीं निकाल पाइएगा, और फिर पलट के देश जो है वो आपसे पूछेगा भी तो क्या हो जाएगा। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी ने अभी खबर आई कि 70 वकीलों की फ़ौज तैयार की है किसान नेताओं को बचाने के लिए, जो 26 जनवरी के उस पूरे वारदात में इन्वॉल्व थे। क्या कहिएगा सर इस पर? मुझे नहीं लगता उन्होंने फ़ौज तैयार की है वकीलों की। उनके पास पत्रकारों की फ़ौज है, उनके पास वकीलों की फ़ौज है। ये जो कांग्रेस प्लस वामपंथ का गठजोड़ है, इनके पास फिल्म इंडस्ट्री से लेकर और वकीलों से लेकर और पत्रकारों से लेकर और शिक्षाविदों से लेकर हर जगह पर अवार्ड वापस करने वालों तक, हर तरफ इनके लोग हैं। मैं इसीलिए हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि इनका एक इकोसिस्टम है। जैसे अगर इनके इकोसिस्टम में घुसेंगे और अगर आपको लगेगा कि कहीं से फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है जी, तो ये फ़ोन घुमाएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री वाला अब जो है मोड एक्टिवेट होना चाहिए, उधर से जो हमारे सैनिक हैं वो आगे आएंगे। फिर अगर अब ज़रूरत पड़ी तो अब वकील वाले सैनिक आएंगे, अब फिर पत्रकार वाले सैनिक तो 24 घंटे लगे ही रहते हैं कि कैसे मीडिया का प्रोपेगेंडा करना है। तो इनके पास ये हमेशा से है। इनको अब ये लग रहा है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को। देखिए, मैं नेताओं को बुरा नहीं मानता, नेता का काम है पॉलिटिक्स करना। बीजेपी विपक्ष में होती तो वो भी करती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता के तौर पर आपको ये समझना है कि कब वो देश हित के मामले को क्रॉस कर गए
और देश के खिलाफ हो गए, और ये नुकसानदेह हो गया है। बस आपको इतना समझना, मतलब जैसे मैं मानता हूँ कि आप सारी पॉलिटिक्स कीजिए, पेट्रोल के दाम पर कर सकते हैं, आप बजट को ख़राब बता सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि एक नागरिक के तौर पर हमको सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, इन मुद्दों पर एकजुट होना चाहिए, इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। या जब किसान 4 लाख 5 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और जब पहली बार वही चीज़ हो रही है जो आप चाहते थे, तो एटलीस्ट आप ये कहते कि ठीक है, आप एमएसपी वाले कानून पर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ठीक है, बाकी तो आप ठीक कर रहे हैं, ये कर दीजिए। क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित और पीड़ित रहा है तो किसान ही रहा है। तो उसके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी आपने अपना गैंग लगा दिया। आप ये दिखाने, राहुल गांधी ने जब राकेश टिकैत से कांग्रेसियों की बात हुई या आम आदमी की पार्टी की बात हुई, उसके बाद राकेश टिकैत को ये महसूस हुआ कि मुझे पीछे से बैकिंग है और मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, वरना आपको याद होगा कि राकेश टिकैत ने कह दिया था कि हम वापस जाने वाले हैं। तो अचानक वो रुक गए, फिर वो रोने भी लगे, फिर उनके समर्थन में लोग भी आ गए। तो ये टीमें तो निकलती रहेंगी, कभी वकीलों की निकलेंगी, कभी मीडिया की निकलेगी, कोई अवार्ड भी अब बचा नहीं है शायद, नहीं तो मुझे लगता है अवार्ड वापस हो गया होता अब तक। ठीक। सर, आप इतने साल तक आप पत्रकारिता में रहे, अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, एक अंदर की मैं खबर जानना चाहूँगी सर। मैंने इंडिया टीवी क्यों छोड़ा? नहीं, मैंने ये सवाल मैं नहीं करूँगी सर। आप बहुत सारे किसानों से भी मिले होंगे, बहुत सारे आंदोलनकारियों को से भी आप मिले होंगे, जो पीछे से आपने कहा कि एक बैकअप उनको मिलता है, उसके बारे में भी आपको पता होगा। इस किसान आंदोलन के बारे में सर आपको क्या पता है, अगर मैं अंदर की खबर पूछूँ तो आप? देखिए, अंदर की खबर मेरे पास भी होती है, कई पत्रकारों के पास होती है, आईबी के पास होती है और सरकार के पास भी होती है। अगर सरकार के वकील वहाँ कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि खालिस्तान की एंट्री हो गई है, खालिस्तानी मूवमेंट वालों की एंट्री हो गई है, तो वो ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट का कोई मतलब होता है। जैसे मैंने कल कहा कि बजट के भाषण में अगर वित्त मंत्री कह रही हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका एक सेंटिटी होती है, इसका एक मतलब होता है। फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं ना, जब आपको किसी पे भरोसा ही नहीं करना है। लोकसभा के अंदर कही गई बात, बजट भाषण में कही गई बात, सुप्रीम कोर्ट में कही गई बात, किसी का भरोसा नहीं करना, फिर तो कोई मतलब नहीं बचा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो मेरे पास जानकारी है, वो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोलता, क्योंकि पत्रकारों को वैसे बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हमको मतलब कम से कम जिम्मेदार पत्रकारों को ये देखना चाहिए कि उस बात को बोलने से चीज़ें और फ्लेयर अप हो सकती हैं क्या। मैं सिर्फ उतनी ही बात रखता हूँ जिसका मुझे लगता है कि फैक्ट मौजूद है। अब जैसे खालिस्तान को लेकर अगर वहाँ नारे लग रहे हैं या लोग बात कर रहे हैं, तो वो सबके सामने है। लेकिन कुछ फंडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, मैं इस पर सवाल तो खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यहीं से हो रही है। कुछ पत्रकारों को फंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है, ये मेरे पास कुछ जानकारी आ सकती है, लेकिन वो कह देना कि फलाने को आ रही है और इतनी ही आ रही है और कहाँ से आ रही है, ये मेरे लिए कहना उचित नहीं होगा। ये सरकार को जांच करना चाहिए। इन्होंने इशारा दिया है, जिसको समझना है वो समझे। इशारा इन्होंने भरपूर दिया है कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, किस पत्रकार को फंडिंग आ रही है, ये सब कुछ इन्होंने बताया। सर, वापस से हम किसान आंदोलन पर लौटते हैं और संजय राउत पर बात करते हैं। संजय राउत की एंट्री आज 1 बजे गाजीपुर जाके उन्होंने जो है मुलाकात की है राकेश टिकैत से। क्या कहिएगा सर, अब आंदोलन को और बल मिलेगा या फिर कहीं ना कहीं अब ये नस्तो नाबूद होने का मतलब उसमें आ चुका है? देखिए, संजय राउत तो मुझे लगता है कि वहाँ जाके 2-4 शायरी पढ़ सकते हैं, हाँ। लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संजय राउत और उनकी पार्टी शिवसेना, वो महाराष्ट्र के बाहर तो कुछ है नहीं, हाँ। वो तो उनको भेजा गया है कि तुम जा। अब चूँकि उनका एक पॉलिटिकल वो जो उन्होंने नए दोस्त यार खड़े किए हैं महाराष्ट्र में, जिनके साथ जो है वो बाइक पर बैठकर जा रहे हैं और बाइक चल रही है अभी, तो उनमें से किसी ने कहा होगा कि थोड़ा जो है तुम भी पेट्रोल भराओ, नहीं तो तुमको उतार देंगे। अच्छा। तो वो पेट्रोल भराने के लिए उन्होंने संजय राउत को कहा कि तुम भी जाओ, थोड़ा सपोर्ट करो, ताकि लगे कि हम लोग भी साथ दे रहे हैं। लेकिन उनका सपोर्ट जो है वो उतना ही है जितना आप ये समझिए कि कोई बिल्डिंग गिरने वाली और मैं कहूँ कि मैं एक डंडा लगा के इसको रोक दूंगा, तो बिल्डिंग गिरने से तो रुकनी नहीं है। ठीक। सर, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है वीडियो, कि एक तरफ किसान है और दूसरी तरफ हमारे जवान हैं। जवान जो है वो गाना बजा रहे हैं, बॉर्डर का एक बहुत फेमस गाना है, वो वाला गाना बजाने की मतलब वो लोग बजा रहे हैं, डीजे पे बजा रहे हैं। तो इससे किसानों को बहुत आपत्ति हो रही है, कह रहे हैं कि ये देखो जी, हमें चिढ़ाने के लिए डीजे पे गाना बजा रहे हैं। क्या कहिएगा सर इस पर? मैंने अभी अपने वीडियो में ये बताया कि ये गाना बजाने पे उनको दिक्कत ये हुई क्योंकि उस गाने की लाइन है ना कि संदेश आते हैं घर कब आओगे। देखिए, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम आप देखती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, 2 महीने के लिए गई,
तो हम लोग जब क्रिकेटर्स से मिलते हैं और बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ फील्ड पर नहीं होता है। सबसे बड़ा चैलेंज इस बात का होता है कि आप 2 महीने 3 महीने के टूर में परिवार से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और उनके पास तो फिर भी एक मकसद है कि उनको देश के लिए कुछ करना है, लड़ना है, जीतना है। यहाँ जो किसान लाए गए आधे से ज़्यादा तो वो हैं जिनको धमका के लाया गया कि पैसा फ़ाइन भरनी पड़ेगी या तुमको सोशल बॉयकॉट कर देंगे। तो वो आ तो गए, या कुछ को जैसा कहा गया कि पैसा भी दिया गया कि ट्रैक्टर से जाओगे तो इतना पैसा मिलेगा। ये वो लोग कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है इसकी कि कितनी सच्चाई है। तो वो लोग आ तो गए, अब आप उनको किसान को पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, फुट मसाज दे रहे हैं, तो किसान को ये करके आप कितने दिन रोकिएगा? उसको भी तो घर की याद आएगी। तो वो अब गाना इन्होंने पर्पसफुली बजाया या क्या किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको तकलीफ़ ये हुई कि कहीं अंदर का वो सेंटिमेंट जाग गया। तो कैसे रोकेंगे, वो वाली बात। और उसमें एक थोड़ी देशभक्ति की भी बात है ना। तो वो देशभक्ति अगर किसान की जाग गई तब फिर क्या करेंगे? तो इसलिए थोड़ा घबरा गए, बोला बंद करो भैया इसको। अच्छा ठीक सर, आखिरी सवाल इस पर पूछूंगी। ये जो फेंसिंग सारी की जा रही है, 12-12 लेयर्स की जो है बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, कटीले जो तार हैं वो बिछाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद सीमेंट के जो है बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं सर, गड्ढा खोद करके उसमें जो है कटीले जो है पूरा मतलब पूरी तैयार की लगाई जा रही है। तो ये सारी तैयारी को देख करके भी किसान कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। 6 तारीख को जो वो चक्का जाम करने वाले हैं उसको कह रहे हैं कि ये देखो सरकार हमें फिर से यहाँ पे आंदोलन को कहीं ना कहीं जो है परास्त करने की कोशिश कर रही है। क्या कहिएगा? तो ये कहूँगा कि अगर सरकार ये नहीं करती तो आश्चर्य होता मुझे। अब आप ये कहिए कि आपको पता है कि आपके घर का पीछे वाला दरवाज़ा अगर खुला रह जाता है जी। और आप जिस पड़ोसी को सोचते थे कि आपके साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करता है, सब ठीक रहता है, वो उस पीछे वाले दरवाजे से घुसे और आपके ही घर में आपका टीवी सेट फोड़ दे, आपके घर में चोरी कर ले, तो आप क्या करेंगी? आप दरवाज़ा बंद करेंगी, आपका विश्वास ख़त्म हो जाएगा। तो जो उस दिन पिट रहे थे, ऊपर से छलांग लगाकर नीचे गिर रहे थे, वो देश के जवान थे। और उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि किसान ऐसा करेगा जवान के साथ, सो कॉल्ड किसान जी। तो उसके बाद अगर ये लोग उम्मीद करते हैं कि आप पर भरोसा किया जाए और इतने लेयर की सिक्योरिटी न रखी जाए, भाई देश का मूड क्या है? देश का मूड ये कह रहा है कि आप ऐसे लोगों को तोड़ क्यों नहीं रहे? आपको तो इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि सरकार देश के उस मूड के साथ न जाते हुए सरकार आपसे अभी भी बात कर रही है। सरकार अभी भी आपको मौका दे रही है कि आपको आंदोलन करना है तो कीजिए, लेकिन हम आप पर ट्रस्ट नहीं करते तो हम तो अपने घर का दरवाज़ा बंद करेंगे। आप ये मत बोलिए कि खोल के बैठो दरवाज़ा, वो नहीं हो सकता। तो वो तैयारी है। दूसरा कि सरकार इस मूड में भी है कि ठीक है, हम तो 1.5 साल वैसे ही कानून टाल रहे थे, अगर तुम इस मूड में बैठे हो कि तुम भी बैठोगे, तो राकेश टिकैत कह रहे हैं ना 2024 तक बैठेंगे। हाँ, तो सरकार ये कह रही है कि तो बैठो, लेकिन भाई बाद में तुम्हारे लिए कह देना आसान होता है कि सरकार ने करवा दिया, बीजेपी ने करा दिया, आरएसएस ने करा दिया या फलाने ढिमकाने ने करा दिया, लेकिन जवाब तो सरकार को देना पड़ता है कि आप इन पे एक्शन क्यों नहीं ले पाए, आप इनको रोक क्यों नहीं पाए। आप ही की वो पिद्दी मीडिया आके पूछेगी कि आप रोक क्यों नहीं पाए लाल किला में घुसने से, आपने गोली क्यों नहीं चलाई, और गोली चला देते तो कहते मार कैसे दिया आपने किसानों को। तो भैया पहले ही हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, वो बेटर है ना भाई। वो ऐसा, जैसे मैं इस कानून के लिए कहता हूँ कि ये जो 3 कृषि कानून आए वो किसी पर बाध्य नहीं करते कि आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी ही है या आपको बाहर किसी को जाके प्राइवेट प्लेयर को बेचना ही है। मर्जी आपकी। जैसे मुझे आपने बोला कि आप मेरा इंटरव्यू करने चाहती हैं, मेरी मर्जी थी कि मैंने कहा कि ठीक है आप आइए इंटरव्यू कीजिए। किसी ने और ने मैसेज किया, मेल किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है इंटरव्यू, मेरी मर्जी है ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि देश में इंटरव्यू का कानून ही नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा कानून लाइए कि कोई किसी का इंटरव्यू नहीं कर सकता, ये तो नहीं हो सकता। तो वैसे ही जब इसको लेकर अगर मान लीजिए ये लेयर्स बनाए जा रहे हैं, कटीली तारें लगाई जा रही हैं, तो किसानों को उठा उठा कर उस पर बैठा थोड़ी रहे हैं। आप कुछ हंगामा नहीं करने वाले ना, आप कह रहे हैं, तो फिर आपको उससे क्या डर है? और लाठी से तो फिर भी बेटर तो ये मेरे सोसाइटी से में आप आई हैं, सोसाइटी के बाहर गार्ड बैठा है जी। तो उस गार्ड से मुझे खुश होना चाहिए कि वो मेरी सिक्योरिटी के लिए, कि मुझे डरना चाहिए कि कहीं गार्ड मुझे पकड़ के मारे ना। पुलिस को देख के किसको डर लगता है? चोर को, गुंडे को, मवाली को। किसान को क्यों पुलिस से डरना चाहिए? चलिए, ये थे सुशांत सिन्हा जिन्होंने अपनी सारी बात हमारे सामने रखा, ये भी अंदर की भी कुछ खबरें आप लोगों को बताई। इसी के साथ धन्यवाद।